नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला 1 में। आप लोग देख रहे हैं एरुकमणि प्रकाशन का बुक है और वॉल्यूम नंबर 1 है बिहार दरोगा मध्य निषेध। बिहार दरोगा मध्य निषेध जिसमें 75 को सीट है और बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह बुक काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो जीरोप्थैल्मिया में सहायक होता है। किस में सहायक होता है? जीरोप्थैल्मिया में। सुनहरा चावल जीरोप्थैल्मिया रोग के बचाव में सहायक होता है। जिनको भी विटामिन ए की कमी होती है, जिनको भी विटामिन ए की कमी होती है वे लोग सुनहरा चावल का उपयोग करते हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। वहीं बात करें विटामिन बी1 का रासायनिक नाम, इसका नाम विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और विटामिन बी1 के कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। वहीं बात करते हैं विटामिन बी3 के कमी से पेलाग्र रोग होता है। और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन होता है। इतना पॉइंट हम लोगों ने देखा जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है जो कि 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ओजोन परत पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है, अल्ट्रावायलेट किरण से रक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। ओजोन परत को CFC हानि पहुंचाता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड मियादी बुखार फैलाता है कौन? तो दोस्तों टाइफाइड जब भी होता है तो दूषित भोजन और पानी पीने से होता है। जब भी हम लोग दूषित खाना खाएंगे और भोजन खाएंगे तो टाइफाइड होता है, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के फैलने से होता है। टाइफाइड को आंत का बुखार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंत का बुखार भी कहा जाता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? मतलब वह मछली जो स्वच्छ जल में पाई जाती है। तो रोहू और कतला पाई जाती है, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब एक पॉइंट और याद रखेंगे, मछलियों में 2 कोष्ठक वाला हृदय होता है और मनुष्य में 4 कोष्ठक वाला हृदय होता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस सभी पॉइंटों को हम लोग याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वानिकी अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कामेत जो है यह भारत में स्थित है, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में हुआ था वह कौन सा संदर्भ था? तो जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए हुआ था, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है। एक और पॉइंट याद रखेंगे, डिगबोई है, यह भी असम में है। कहाँ है? असम में है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूंनामा लिखा था किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। कुछ पॉइंट है, जैसे 1533 में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना हुमायूं किया था। कौन किया था? हुमायूं किया था। एक और पॉइंट याद रखेंगे, चौसा का जो युद्ध हुआ था, वह 25 जून
1539 को हुआ था। किसमें? शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया और शेर खां जीत गया। एक और पॉइंट याद रखेंगे, बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। क्या चीज़ का युद्ध? बिलग्राम का युद्ध। यह भी युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें भी हुमायूं हार गया और शेर खां जीत गया। तो अकबर का बचपन का नाम हम लोग याद रखेंगे, जलाल था। अकबर का बचपन का नाम जलाल। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना और अस्थाई सेना देना नींव रखा था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र था। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है और बीपीएससी चाहे अदर एग्जाम में कहीं भी पूछा हुआ है, इसीलिए हम जिक्र कर दिए हैं। एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह था। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हम लोग याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह 18 जून 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। 24 दिन चला था, 24 दिन यात्रा चला था। और उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 24 नंबर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सदस्य देशों द्वारा। IMF है तो इसके सदस्य द्वारा वित्तीयन किया जाता है। IMF की स्थापना हुआ था 1945 में, 27 दिसंबर 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो दोस्तों इसका तो आंसर डी हो जाएगा, लेकिन करेंट अफेयर्स में आप लोग महारत्न कंपनी जो भी है उसको याद कर लीजिएगा करेंट अफेयर्स में। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार PC महालनोबिस थे। भारतीय नियोजन के वास्तुकार PC महालनोबिस थे। दूसरी पंचयोजी योजना थी वह PC महालनोबिस मॉडल पे ही आधारित थी। अब 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 30 का सी हो जाएगा, जनता से प्राप्त जमाव पर ब्याज देना। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि RBI है, यह आम जनता का बैंक नहीं है। मतलब कोई भी आम जनता इसमें अपना पैसा जमा नहीं कर सकता है और बैंक जमाओं पर ब्याज नहीं दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो RBI व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। RBI जनता का बैंक नहीं है। RBI भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है। RBI भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। हम लोग को पता है
कि पीली क्रांति से संबंध था तिलहन का। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। 34 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे ही आप लोग त्रिभुज की संख्या निकालिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के 4A में मौलिक कर्तव्य का चर्चा है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन अब वर्तमान में 11 है। 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य से ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप लोगों ने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किसका विचारक है? तो हेगेल का विचारक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था, मतलब कब हुआ था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति संविधान सभा द्वारा कर ली गई। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1929 में हुई थी, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था, इसी द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ शुरू हुआ था। जो भारत का सचिव था वह मार्ले था। कौन था? भारत का सचिव मार्ले था, और मिंटो था वह वायसराय था। यह पॉइंट याद रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक है? तो 41 का आवश्यक नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगृहित संपत्ति। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता का संबंधित है, जिसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल पढ़ना है। आप लोग नागरिकता का बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में वीडियो है वह पढ़ लीजिए। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रावधान है। जन्म से है, मूल वंश से है, देशीकरण से है, उसके बाद भूभाग को अर्जित करके है। ठीक है, तो टोटल 5 हैं। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? दोस्तों, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब। अभी वर्तमान में केवल 6 राज्य में ही द्विसदनीय की व्यवस्था है। 1 में है यूपी, 2 में है बिहार, 3 में है महाराष्ट्र, 4 में है आंध्र प्रदेश, 5 में है कर्नाटका और 6 में है तेलंगाना। ये सभी नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। द्विसदनीय व्यवस्था किस किस राज्य में है? तो 1 में है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। क्वेश्चन है,
कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यह आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशी को नहीं प्राप्त है या अदर किसी को नहीं प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 ये जितने भी आर्टिकल है केवल भारत के नागरिकों के लिए ही प्रावधान है। 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलते हैं। इसमें सत्य कथन को चुनना है। सत्य कथन कौन है उसी को चुनना है। तो क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यह गलत हो जाएगा। 11 नहीं 12 को मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव राज्यसभा का लड़ रहा हो, यह भी गलत हो जाएगा। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, यह भी गलत हो जाएगा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा भंग होता है। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यह सही हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, लेकिन 2019 से इस पर रोक लगा दिया गया है। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन इसमें भी चुनना है, तो 46 का सत्य कथन वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यही सही हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 250 सदस्य होते हैं। यह पॉइंट हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन के लिए देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन के लिए सत्य कथन चुनिए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यानी 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो अभी मैंने जस्ट बताया, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। यह पॉइंट इसलिए बताया कि यह पॉइंट 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत यह बताया गया है कि किसी भी सदन में कुल सदस्य का 1/10 सदस्य का उपस्थिति आवश्यक है, यानी गणपूर्ति की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा में 250 होता है, तो इसका 10% मतलब 1/10 कितना होगा? 25 होगा दोस्तों। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राज्यसभा में अधिकतम 250 होता है, तो इसका 1/10 25 हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन। 48 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 49 नंबर, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फुलरेंस क्या है, यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर देखेंगे, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण होता है। 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर देखेंगे, संसद की प्राक्कलन समिति होती है। संसद की प्राक्कलन समिति होती है, अस्थायी होती है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं, यानी प्राक्कलन में कुल सदस्य संख्या 30 होती है, जो केवल लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग के संबंध में ऑप्शन नंबर ए गलती हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये इसमें चिन्ह बदलने के लिए बोल रहा है। जैसे ही हम लोग चिन्ह बदलेंगे, यानी कि इसका आंसर निकालेंगे 13 + 8 - 6 भागा 2। जैसे ही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे 54 का, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 18 सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे 55 का, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे देखिए यहाँ पे 7 × 2 + 1 = 15 है, तो उसके बाद 15 × 2 + 2 = 32 है। तो ऐसे ही 32 × 2 + 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 65 है, यानी 67 होना चाहिए, तो 65 है, इसीलिए यह गलत है। 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 57 देखेंगे, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? सॉल्यूशन निकालिएगा, तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मामा।
58 नंबर क्वेश्चन है, रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर कहता है अब बाईं तरफ मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, बाईं तरफ मुड़कर 15 किलोमीटर चला, फिर कह रहा है कि पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ गया और 20 किलोमीटर चलता है। तो अब उसकी दिशा कौन सी है? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व दिशा। 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व दिशा। हम लोग को पता है ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 का जैसे ही सॉल्यूशन निकालेगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? तो दोस्तों जैसे ही 30 से 60 में -11:40 करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा 12:20। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो 61 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 62 नंबर देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीन हाउस। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था, और यह हुआ था ग्रीन हाउस कम करने के लिए, मतलब ग्रीन ऊर्जा कम करने के लिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। 63 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्लो। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो हम लोग को पता है कमल का फूल है, लेकिन इसमें नाम नहीं दिया है। तो कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बो या नेलम्बो न्यूसीफेरा। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 में है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कुट फल है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रम्प। और उसके बाद 68 नंबर में है, कितभक्षी पादप का उदाहरण है? 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेफेंथीज। उसके बाद 69 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? 69 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब 1813 अधिनियम हम लोग जानेंगे। 1813 के जो अधिनियम था, इसका मुख्य विशेषता यह था कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, परंतु कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो 69 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किलोमीटर में दिया हुआ है दोस्तों, तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर बी। वहीं दोस्तों अगर मीटर में दिया रहता तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, किलोमीटर में है इसीलिए 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो न्यूटन का तीसरा गति नियम यह रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति काम करता है दोस्तों वैक्यूम क्लीनर की भांति। 73 नंबर में देखेंगे, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी 100 डिग्री से कम ताप पर उबलेगा, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है? तो नाइट्रेट के अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है।
76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर। 77 नंबर है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय की गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? मेघालय की गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो संतरा के लिए। 79 नंबर देखेंगे, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1988। नेफा है एक, यानी 80 में नेफा है एक क्या है? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो यह गाय से संबंधित है। रेड सिंधी है, यह गाय से संबंधित है। 82 नंबर देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है, और उत्तर का बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल होगा, यह याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। उसके बाद 85 नंबर में है, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। 86 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाई मुड्डी है दोस्तों। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी पूछ रही है तो वहाँ नीलगिरी पहाड़ी के आसपास चले जाइए। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा 87 का। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह कह रहा है, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक के सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्याएं लिखी गई है? तो 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, m बराबर 13, पेन बराबर 35, तो होटल के लिए क्या मान होगा? जैसे ही इस रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 90 का ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन भी जैसे आप लोग सोल्यूशन निकालिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर क्वेश्चन भी जैसे ही इसका आप लोग सोल्यूशन निकालिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 92 का बी, मार्च से सितंबर। 93 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है? तो 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमाशय। मनुष्य का जो अमाशय है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। 94 नंबर क्वेश्चन आया है, इसका जैसे ही हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर पे चलते हैं। 95 नंबर का जैसे ही सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद 96 नंबर पे चलते हैं। 96 नंबर का सोल्यूशन आप लोग निकालिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समांतर श्रेणी में। 97 नंबर का हो जाएगा सही आंसर, इसका सोल्यूशन निकालिएगा आप लोग तो 97 का डी हो जाएगा। 98 का भी डी हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर है, एक खिलौना घन के सभी सतह को लाल रंग से रंगा जाता है। इन घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर है, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी में सही है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात में है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ, जो भी क्वेश्चन डालूँ, सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं।